हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। संसद, विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की शक्तियां एवं उनके कार्य। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के गठन की बात की गई है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही भारतीय संसद का गठन होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या नॉर्मली एमपी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद सदस्यों की योग्यताओं की कि एक सांसद की क्या योग्यता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो एक सांसद बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुना जाना चाहता है यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उस व्यक्ति की आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा वो व्यक्ति दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद जो भी योग्यताएं निर्धारित करे उन योग्यताओं को भी व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक सांसद की योग्यताओं को हल्का सा समझ लिया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, संसद सदस्यों की शक्तियां एवं उनके कार्य। पावर एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्यों की पहली शक्ति है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। पहली शक्ति कानून बनाने से संबंधित है। जितने भी सांसद होते हैं वो कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सभी सांसदों को संघ सूची और संवर्ती सूची, इन दोनों ही सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तब भी सांसद उस विषय पर भी कानून बना सकते हैं। इसके अलावा सांसद पार्लियामेंट में किसी विधेयक को पेश कर सकते हैं, किसी बिल को पेश कर सकते हैं या किसी विधेयक में संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा किसी राज्य के निर्माण की बात करनी हो या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की बात हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात हो, तो इन सभी विषयों पर सदन में वो चर्चा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी विधायी शक्तियाँ सांसदों को प्राप्त होती हैं। अगर हम सांसदों की दूसरी शक्ति की बात करें तो वो है पर्यवेक्षी शक्तियाँ यानी कि सुपरवाइजरी पावर। सुपरवाइजरी पावर का मतलब होता है निगरानी रखने की शक्ति। सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में कई तरह के प्रस्ताव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव इत्यादि। इसके साथ ही सांसद केंद्र सरकार के मंत्रियों से प्रश्नकाल के दौरान कई तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। इसके अलावा कई तरह की संसदीय समितियां होती हैं यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं जिनमें ये सांसद हिस्सा लेते हैं और सरकार के कार्यों पर निगरानी भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सुपरवाइजरी पावर के द्वारा जितने भी एमपी होते हैं वो सरकार के ऊपर निगरानी रखने का काम करते हैं। तो ये उनकी पावर है। तीसरी शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति, इलेक्टोरल पावर। सांसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति का चुनाव करते हैं जिसे नॉर्मली चेयरमैन कहा जाता है। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी सांसदों को प्राप्त हैं। इसके बाद अगर हम इसकी फोर्थ पावर की बात करें, चौथी शक्ति की बात करें, तो वो है संवैधानिक शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया में सांसद भाग लेते हैं। सांसदों को ये शक्ति प्राप्त है कि वो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रकार से वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं: साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की सहमति के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, ये जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बट यहाँ पर सांसदों को ये बात ध्यान रखना होता है कि जो संशोधन किया जा रहा है वो संविधान की मूल ढांचे में संशोधन ना हो,
मतलब सांसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। सांसदों की अगली शक्ति है प्रतिनिधि संबंधी शक्तियाँ, रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर्स। जो भी सांसद होता है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है, यानी कि प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करता है। अब निर्वाचन क्षेत्र में जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को सांसद ही संसद में उठाता है। इसके अलावा जो भी परियोजनाएं वगैरह होती हैं उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सांसद ही तैयार करता है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में जो भी परियोजनाएं लागू की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा, उन परियोजनाओं का निरीक्षण भी एक सांसद करता है, देखता है कि वो परियोजनाएं किस तरह लागू हो रही हैं या नहीं। सांसदों की अगली शक्ति है वित्तीय शक्तियां, यानी कि फाइनेंशियल पावर। सरकार संसद की जो केंद्र सरकार होती है वो संसद की अनुमति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। इसके अलावा कोई नया टैक्स भी वो जनता पर लगा नहीं सकती है। और जो बजट होता है फ्रेंड्स, जिसके अकॉर्डिंग सरकार अपना खर्च करती है, एक प्लान बनाती है, तो वो पूरा का पूरा बजट संसद के द्वारा ही पास किया जाता है। यानी कि वित्तीय शक्तियाँ सांसदों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इसके अलावा कई सारी कमिटीज़ होती हैं जो कि ये समय समय पर देखती रहती हैं कि सरकार सही से पैसा खर्च कर रही है या नहीं, मतलब पैसा जो सरकारी पैसा है उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तो इन ये समितियां ये भी निरंतर चेक करती हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति इत्यादि समितियां होती हैं। और इन समितियों में ये सांसद ही तो बैठे होते हैं, ये सांसद ही इन समितियों के सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, वित्तीय शक्तियों में आप लिख सकते हैं कि बजट संसद के द्वारा ही पास किया जाता है और कई सारी समितियां होती हैं, वित्तीय समितियां होती हैं जिसमें सांसद ही सदस्य होते हैं। इन शक्तियों के अलावा सांसदों के पास कई अन्य तरह की शक्तियां भी होती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में कई तरह के आपातकाल की का वर्णन किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। मान लीजिए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद कर देता है। बट अगर सरकार को लंबे समय तक आपातकाल को जारी रखना है तो संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है आपातकाल से संबंधित। तो सांसद के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति उस प्रस्ताव को दे सकते हैं। मतलब अगर सभी सांसद एकजुट हो जाएं और आपातकाल के प्रस्ताव को निरस्त कर दें तो आपातकाल पर रोक लग जाएगी और वो कुछ ही समय में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सांसदों को कई तरह के प्रिविलेजेस यानी कि विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो संसद के सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और संसद का सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद, इस बीच की अवधि में किसी भी सांसद को सिविल केसेस के लिए, नागरिक केसेस के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मतलब इस अवधि में अगर कोई भी नागरिक मुकदमा चलता है उसके ऊपर, यानी कि सिविल केस का आरोप लगता है सांसद के ऊपर, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर वो कोई क्रिमिनल केस होगा तो वहाँ पर स्थिति दूसरी होगी, वहाँ पर गिरफ्तारी की जा सकती है। सिविल केस का अगर नॉर्मली मतलब देखें तो धोखाधड़ी से संबंधित केसेस सिविल केस में आते हैं, नागरिक मुकदमों में आते हैं। क्रिमिनल केसेस में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में जैसे कि मर्डर, रेप, बहुत ही मतलब डेंजरस तरह के क्राइम शामिल हैं। इसके अलावा एक विशेषाधिकार उसे ये प्राप्त है कि कोई भी संसद सदस्य मतलब कोई भी सांसद संसद में कोई कुछ भी कहता है तो उसके किसी भी वाक्य को, उसके किसी भी सेंटेंस को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब संसद के अंदर सांसद चाहे कितना ही कुछ बुरा कह दें या कितना ही कुछ अच्छा कह दें, किसी भी अदालत को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, अदालत में उनको चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये आज के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, आपको एंड स्क्रीन पर या प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिल जाएगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उस वीडियो को भी आप देख लेना। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।